दूरदर्शन के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं पूनम आप सभी किसान भाई बहनों का, हमारे अन्नदाताओं का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे कि क्या कुछ नया हमारे कृषि जगत में यानी खबरें खेती की में। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। राज्य सरकार सूखा प्रभावित इलाकों में किसान की मदद के लिए है तत्पर। अच्छे मुनाफे के लिए मुर्गी प्रबंधन है जरूरी। मूंग का मोहिनी प्रभेद रोगों के प्रति सहनशील। किसान भाइयों, अनियमित मानसून, सूखा और कम वर्षा की स्थिति में खरीफ वर्ष 2023 के लिए राज्य सरकार सूखा वाले इलाके के किसानों को मदद करेगी। किसानों को 15 फसलों के लिए आकस्मिक फसल योजना का लाभ भी दिया जाएगा। योजना के तहत वैकल्पिक फसलों के बीज भी प्रभावित इलाकों को बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे। राज्य के केला उत्पादक जिलों में पिछले कुछ वर्षों से सीगाटोका रोग से किसानों का उत्पादन काफी प्रभावित हो जा रहा है। किसान अगर इन रोगों की पहचान कर शुरू में ही इसका प्रबंधन कर ले तो उनकी फसल और उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। केले की फसल में सिगाटोका रोग दो प्रकार के होते हैं, पीला और काला सिगाटोका। केले के नए पत्तों के ऊपरी भाग पर हल्का पीला दाग का धारीदार लाइन दिखना पीला सिगाटोका रोग के लक्षण है, जबकि केले की पत्तियों के निचले भाग पर काला धब्बा धारीदार लाइन में दिखना काला सिगाटोका रोग के लक्षण हैं। इसके कारण समय से पहले केला पकने लगता है, जिससे फल उत्पादन में कमी आती है और केला का उचित मूल्य भी किसान भाइयों को नहीं मिल पाता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान अपने खेत से खर पतवार हटा दें और अधिक पानी को निकाल दें। जैव कीटनाशी ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलोग्राम 25 किलोग्राम गोबर खाद के साथ मिलाकर प्रति 1 एकड़ की दर से दें। मिट्टी उपचार भी केले की फसल को रोगमुक्त रखने में बेहद कारगर होता है। किसान मैंकोजेब 75% इसी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव भी कर सकते हैं। आज बहुत से किसान भाई धान गेहूं के साथ मुर्गी पालन कर रहे हैं, क्योंकि प्रायः यह हर दिन के लिए आमदनी का एक बेहतरीन जरिया है। जो किसान वैज्ञानिक पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं उन्हें काफी अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। मुर्गियां नाजुक होती हैं और मौसम का असर भी उन पर पड़ता है। ऐसे में उनका मौसमवार प्रबंधन भी आवश्यक हो जाता है ताकि वे स्वस्थ रहें और उनकी उत्पादन क्षमता भी प्रभावित न हो। जैसे अभी गर्मी के मौसम में मुर्गियों की भूख कम हो जाती है, इसलिए अभी उनके आहार में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल की मात्रा अधिक होनी चाहिए ताकि कम खाने के बावजूद भी उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी न हो। दूसरी बात, मुर्गियों के शेड में क्षमता से अधिक मुर्गियां नहीं रखें। भीड़ होने से गर्मी बढ़ेगी, जिससे मुर्गियों में हीट स्ट्रोक की आशंका प्रबल हो जाती है। हमारे किसान भाई दलहन फसल में मूंग की खेती कर रहे हैं तो उन्नत प्रभेदों के मूंग को ही लगाए। कृषि वैज्ञानिक पूसा बैसाखी और मोहिनी को उन्नत प्रभेद मानते हैं और कहते हैं कि पूसा बैसाखी जहां 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के साथ 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाता है, वहीं मूंग का मोहिनी प्रभेद 70 से 75 दिन के अंदर तैयार हो जाता है और इसकी क्षमता 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और यह मूंग के वायरस जनित रोगों के प्रति सहनशील है। किसान भाइयों, अब एक नजर मंडी के भाव पर। प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार दिखे। बैगन 3200 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3300 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2700 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 3200 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज। आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जिससे राजधानी पटना समेत अधिकांश स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है।
29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा खबरें खेती की। अब हम रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी फोन इन लाइव का। जी हाँ, बदलते हुए मौसम में फसलों के चयन में सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। अगर आप सही फसल का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचता है। ऐसे में आप हमारे कृषि वैज्ञानिकों से सलाह ले सकते हैं फोन इन लाइव के द्वारा। जी हाँ, आज मंगलवार है तो फ़ोन उठाइए और सीधे जुड़िए हमारे कृषि वैज्ञानिक से। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक पीके द्विवेदी जी आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, विगत एक दशक में कहें तो मौसम में और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, अब उसके परिणाम दिखने लगे हैं। और वो ऐसा जिसमें कि अभी हम जिस मौसम में हैं वहाँ पे जब हमें वर्षा की ज़रूरत है तो वर्षा नहीं हो रही है, अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। तो ऐसे में हमारे कृषि के साथ भी चुनौती काफ़ी बढ़ गई है। हम लोग आज इसी से संबंधित अपने विषय पर चर्चा को केंद्रित करेंगे कि बदलते हुए जलवायु या बदलती हुई मौसम में फसलों के चयन में क्या सावधानी बरतें। और हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर पीके द्विवेदी, जो वरीय वैज्ञानिक सब प्रमुख हैं, कृषि विज्ञान केंद्र आरा भोजपुर से आए हैं। आप इनसे जुड़कर प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो आप इस नंबर का उपयोग करें और अपना प्रश्न तैयार रखें। तब तक मैं चर्चा करता हूं। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम लोग बिहार के प्रदेश में बात करें, आज के दिन तक जब हम लोग ये लाइव कर रहे हैं जी, तो मतलब वर्षा की कहीं पे कोई सूचना नहीं है। छिटपुट अगर कहीं छिटपुट वो जो उत्तर बिहार के कुछ हमारे इलाके हैं, कुछ पूर्णिया का, अररिया का, भागलपुर का कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे आंशिक रूप से वर्षा हो रही है। लेकिन मध्य बिहार जो है हमारा बिल्कुल पूरा का पूरा सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो बारिश आ भी रही है तो उसका जो प्रतिशत हम कह सकते हैं बहुत नगण्य है, जिससे कि हम अपने खेतों को अच्छी तरह से तैयार भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो खरीफ में या कहे कि हमारे खरीफ और रबी को मिला दें, तब भी धान इकलौता फसल है जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चुनौती आपको दिख रही है अगर इसी तरीके से वर्षा का व्यवहार हम लोगों के साथ होता रहा तो? देखो, चुनौती ये दिख रही है कि आने वाले समय में अगर हमने किसी तरह से अगर पूरी हमारे पास व्यवस्था नहीं है पानी की और हमने अगर धान को लगा दिया तो फिर उसको बचाना हमारे लिए चुनौती है। दूसरी चुनौती हमारे लिए बहुत ज़्यादा घास भी होगी। ये दो चुनौतियाँ हमारे सामने होंगी। तो इनके लिए हमको पहले से एक योजना हमें बनानी होगी और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे मध्यम और निचले इलाके हैं उसमें ही हम धान की योजना बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर धान की ही बात करें कि अगर हमारा, चूंकि हम लोग भावनात्मक रूप से धान के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हमारे अधिकतर किसान, तो क्या धान में भी कुछ विकल्प है क्या कि हम अब इन प्रजाति को छोड़कर इनको लें, या जो अभी स्ट्रेस टॉलरेंस की बात करें ऐसे में? हाँ बिल्कुल, जो हमारे जो कम अवधि के जो धान हैं या मध्यम अवधि के धान हैं, जैसे राजेंद्र श्वेता है, सबौर हर्षित है, इस तरह के जो धान हमारे हैं, इनको अगर हम लगाते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर अच्छे विकल्प हैं। कम अगर ऊंची ज़मीन है सबौर हर्षित लगा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 110 दिन की वैरायटी है और उसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से राजेंद्र श्वेता है, 135 दिन की वैरायटी, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि पानी अपने आप में एक चुनौती है। और जो नहरी क्षेत्र है वहाँ पर भी पानी जो है लगभग 30 से 40% ही पानी का आवक हो रहा है। और जो गैर नहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर अभी वर्षा की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और भूगर्भीय जल स्तर जो है वो भी काफ़ी नीचे चला गया है। तो हम अगर पंपिंग भी करना चाहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पानी अपने खेतों को नहीं दे सकते। तो इसलिए हमारे पास चुनौती है और हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम कम दिन के धान पैदा करें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अभी भी हमारे पास 2-4 दिन का समय बचा हुआ है। 30 जून हम लोग मानते हैं कि 30 जून तक आप धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। अगर आप धान की सीधी बुआई करते हैं तो आपका कदवा का, नर्सरी का, इस तरह का जो बहुत सारा जो पानी का जो व्यय है जी, वो समय की भी थोड़ी बिल्कुल वो दोनों कम हो जाएगा। और साथ में उसकी जो जड़ें जो हैं वो ज़्यादा गहराई में जाती हैं, तो इसके कारण वो थोड़ा सर्वाइवल रेट उनकी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। चलिए, अभी एक वक्त तो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। इस अंतराल के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि धान के अलावा खरीफ में हमारे पास और क्या विकल्प हो सकता है।
अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए? अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बदलते हुए इस मौसम में फसलों के, वैकल्पिक फसलों के चुनाव में किन बातों की ध्यान रखनी, क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि धान हमारे लिए एक भावनात्मक फसल है, तो उसमें जो विशेषज्ञ ने बताया कि आप अभी भी उनको लंबी अवधि से कम अवधि के धान में जा सकते हैं, जिससे कि आपको समय जो अभी जो नुकसान हो रहा है वो बचे। लेकिन सर, इन सब के बावजूद आपने जो कहा वह बात अगर हमारे किसान भाई मानते भी हैं जी, तो धान के साथ तो अभी लगा लेंगे, लेकिन लगाने के बाद वो कैसे उसको सस्टेन करेंगे, एक चुनौती रहेगी। चुनौती तो उसमें रहेगी। हम दूसरे फसल को कैसे लेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अभी वक्त एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके प्रश्न को ले लेते हैं पहले। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, करमैनी कला से अशोक कुमार चौधरी, जिला रोहतास से बोल रहे हैं। जी अशोक जी, आप अपना प्रश्न बताइए। सर, प्रश्न ये है कि जो अभी मौसम सर इधर उधर हो रहा है, जलवायु परिवर्तन का, अभी तो हम कहें कहीं अभी बीत गया, ना वर्षा हो रही है न कुछ। अब इसमें सर हम लोग क्या बोएं सर, कुछ इस तरह का सलाह हम लोगों को मिलता कि जिससे हम लोग लाभान्वित होते। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका अशोक जी। और रोहतास तो मतलब बिल्कुल धान के कटोरा से, धान का कटोरा है, बिल्कुल धान का कटोरा है। अभी जो हमारे पास जो संभावनाएं आ रही हैं, वो संभावनाएं ये बता रही हैं कि 3-4 दिनों के अंदर में वर्षा होने वाली है। और वर्षा होने वाली है तो उस परिस्थिति में हमारे खेत तो हम तैयार कर लेंगे। और रही बात धान की, तो धान चूँकि जैसे इन्होंने विक्रमगंज और रोहतास से इलाके से बताया कि इनके यहाँ तो नहर का थोड़ा आच्छादन बेहतर है, तो नहर का भी पानी इनको मिल जाएगा, तो ये थोड़ा धान लगा सकते हैं। लेकिन उसमें मैं धान में ये कहूँगा कि उस तरह के किस्मों का चयन करें जो कि थोड़ा सूखा को भी बर्दाश्त करें और जो थोड़ा गीला को भी, जैसे सब और संपन्न, उसमें अगर पानी में लग गया तो भी बढ़ी अच्छा करेगा, और अगर थोड़ा सूखा हो गया तो भी वो अच्छा करेगा। इस तरह की बात है। लेकिन बाकी जहाँ तक इलाके हैं वहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास अन्य जो विकल्प फसलें हैं, जैसे मक्का हमारे पास है, अरहर हमारे पास है, बाजरा हमारे पास है, इन फसलों के ऊपर भी हमको ध्यान देना होगा। इनमें जैसे मक्का की बात हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर उत्तर बिहार में लोगों ने इसे वैकल्पिक फसल के रूप में लिया है। जी, क्या चुनौती होगी मक्का की, अगर खरीफ में हम लोग धान के बदले मक्का की खेती के विषय में सोचे तो? सिर्फ जल प्रबंधन एक चुनौती है, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी पूर्णतया नहीं है कि किस दिन कितनी ज़्यादा वर्षा हो जाएगी। तो अगर किसी दिन ज़्यादा वर्षा हो गई तो मक्का के गिरने की संभावना होती है। तो इसके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप मक्का को बेड पे लगाएं, बेड पे लगा दें मक्का को। उसके बाद में आपकी मक्का का गिरने का समस्या भी खत्म हो जाएगा, जल निकास की समस्या खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जब उसमें जड़ों को अच्छे तरह से ग्रिप मिलेगा तो मक्के का विकास अच्छा होगा और कम से कम न्यूनतम 30% ज़्यादा मक्के का पैदावार होगा। क्योंकि मक्के के बीज की उपलब्धता की समस्या तो नहीं है, मक्के के बीज की उपलब्धता की समस्या इसलिए किसान भाई, अगर मक्के की तुलना आप धान से करते हैं जी, तो किसान के अर्निंग में, आय में कितना आपको लगता है कि इसका प्रभाव पड़ता होगा? सामान्य रूप से देखा जाए कि अगर जो ऊंची जमीन है, ऊंची जमीन में हम लोग मान के चलते हैं औसतन कि 4 टन हमारा धान 1 हेक्टेयर में होता है। एक किसान भाई जुड़ गए हैं, प्रश्न ले लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। सुबेलदार शर्मा।
कहाँ से बोल रहे हैं? लखीसराय। जी, प्रश्न बताइए आप अपना। आप अपना प्रश्न बताएं। जी, मौसम मतलब बदलते मौसम में हम बात इनसे पूछना था कि जो मोटे अनाज की खेती के लिए कहा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसमें मोटा अनाज की खेती बदलते मौसम में धान के अलावा किसी का लिया जा सकता है और हमारे क्षेत्र में वो संभव है किस तरह से? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और अभी चर्चा हम लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके क्षेत्र में देखिए 3 तरह की फसलें लग सकती हैं। एक तो ज्वार है, sorghum, दूसरा बाजरा है और तीसरा रागी है। ये 3 मुख्य फसलें हैं जिनको कि आप आसानी से लगा सकते हैं और तीनों श्री अन्न है और तीनों की जो पानी की मांग है वो बहुत कम है, न के बराबर है, और तीनों फसलों की जो अवधि भी होती है वो काफ़ी कम दिन की होती है। तो इनको आप लगा सकते हैं जहाँ पर कि आपको लगता है कि पानी बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और एक बात और बता दूं कि इसको अभी से लेकर के आप जुलाई तक लगा सकते हैं। जून से लेकर के 15 जुलाई तक अगर आप लगा देते हैं तो कहीं से विलंब नहीं होगा और आपको एक बहुत अच्छी पैदावार मिल जाएगी। और इनकी बड़ी उन्नत प्रभेद भी अब जो है उपलब्ध होने लगे हैं, तो इनकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी है। और इसकी मार्केटिंग की भी समस्या नहीं है और इसमें भोजन भी बहुत कम लगता है। इनको खाद की भी आवश्यकता इसके तुलना में लगभग समझा जाए कि 50 से 60% जो है खाद जो चावल को चाहिए उसके उतने ही में इनका जो है पैदावार बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे कि मक्के से अगर हम लोग बीज, एक तो बीज की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। इन मोटे अनाजों की बीज की उपलब्धता की क्या स्थिति है? मोटे अनाजों में देखिए, मोटे अनाजों के बीजों की उपलब्धता पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ी है। रागी का बीज उपलब्ध होने लगा है, बाजरे के बीज काफ़ी अच्छे प्रभेद जो है निजी से लेकर के सरकारी उपक्रम तक सब जगहों से आने लगे। एक और किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रत्नेश कुमार है, मैं मेथी पूर्वी चंपारण से बोल रहा हूँ जी। और वैज्ञानिक महोदय से मुझे यह जानकारी प्राप्त करनी है कि क्योंकि धान की खेती तो हर तरह के जमीन में होती है, ऊंची जमीन में, मध्यम जमीन में, जमीन में, चौड़ वाले में, और सबके लिए अलग अलग प्रभेद है, अलग अलग अवधि किस्में उपलब्ध है। जो गहरे पानी वाला जो क्षेत्र है या निचली जमीन है उसमें केवल धान की खेती ही हमारे किसान करते हैं, दूसरा विकल्प उनके सामने रहता नहीं, क्योंकि ज्यादा पानी वाले क्षेत्र में दूसरी फसल ही नहीं जा सकती। आजकल श्री अन्न की चर्चा है, मोटे अनाज की चर्चा है, खावा की खेती शायद मैं जैसा समझता हूँ निचली जमीन में संभव है, तो इसके संबंध में कुछ मार्गदर्शन चाहिए और अगर वैज्ञानिक महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालते हैं तो हम उनके आभारी होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और बिल्कुल सावा की खेती या जितने तरह के श्री अन्न है सबकी खेती निचली जमीन में भी संभव है, लेकिन वो उस परिस्थिति में संभव है जब एकदम बिल्कुल ये डिक्लेयर हो जाए कि अब सूखा हो गया, अब बारिश की संभावना न के बराबर है। क्योंकि अगर वहाँ पे निचली ज़मीन है और अच्छी बरसात एक भी हो गई तो फिर उसमें पानी लग जाएगा, और जब पानी लग जाएगा तो फिर आपके सामने बड़ी चुनौतियाँ आ जाएंगी, आपकी फसल के बचाव के लिए आपके सामने जो है सो परेशानी हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है कि निचले इलाके में हमें अगर जाना है तो वो उसी परिस्थिति में जाएंगे जब हमें लगे कि एकदम बिल्कुल अब बारिश नहीं होगी या बिल्कुल सूखा हो गया। अन्यथा हम ऊपरी इलाके में और मध्यम भूमि में ही इसका प्रयास करेंगे कि हम श्री अन्न की खेती करें। चलिए, वक्त तो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान।
वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में वैकल्पिक फसलों के चुनाव में सावधानियां क्या बरतें, और कई तरह की वैकल्पिक फसलों की बात हो रही है जहां पे कि हम अपने धान से मक्के की तरफ या श्री अन्न जो भी है उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन सर, एक प्रश्न और जो मेरे मन में आ रहा है आपसे चर्चा के दौरान कि हमारा जो बिहार का टोटल धान का क्षेत्र है वो कई भागों में बटा हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे अभी एक किसान बताए निचली जमीन है, कहीं मध्यम जमीन है, और उसमें भी अगर प्रभेदों की बात करें तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र निजी कंपनियों के द्वारा बेचे जाने वाले हाइब्रिड धान की खेती करते हैं। बिल्कुल। अभी के इस मौसम में उनके पास क्या है, क्या वो भी कुछ वैकल्पिक सोच सकते हैं या वो सस्टेन कर जाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, अभी जो हमारे जो संकर प्रजाति के जो धान जिनको हाइब्रिड हम कहते हैं, तो हाइब्रिड जो शुरुआत में दौर में आ रहे थे वो मध्यम अवधि के ज़्यादा आ रहे थे, 135 दिन 140 दिन के। लेकिन अभी जो हमारे पास हाइब्रिडों की जो श्रृंखला उपलब्ध है वो 110 दिन, 112 दिन, 115 दिन, 120 दिन। तो जहाँ पे इस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं वहाँ पर अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन में भी वृद्धि होगी और कम समय में हम एक बेहतर जो है फसल हम अपने लिए पैदा कर सकते हैं, उसमें हम सफल होंगे। तो इनकी बड़ी भूमिका है, संकर हाइब्रिड्स का हम ले सकते हैं। एक और किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम रंजय यादव है, हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या बात है, बताएं। रहने वाला बिहार के शेखपुरा का हूँ। अच्छा, प्रश्न आपका बिहार के संदर्भ में है या हरियाणा के संदर्भ में? नहीं, बिहार के संदर्भ में ही है। जी बताएं। जी, हमारा सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो है वो लगभग डूब जाती है, कुछ जमीन जो हमारी खेती की है वो डूब जाती है, जिसमें कि धान अक्सर हमारी बर्बाद हो जाती है। तो हम उसमें हाइब्रिड धान लगाते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है, बीज भी महंगी आती है। तो वैसी कौन सी फसल उसमें उसके अलावे ली जा सकती है, या धान में ही क्या कौन सी धान की खेती करें जो बेहतर उत्पादन? इसमें आपके पास विकल्प ये है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़े मोटे अनाज वाले जो चावल हैं उसकी अगर आप खेती करें तो जलमग्ना है हमारे पास, जानकी है, सुधा है, बकोल है, शकुंतला है, इस तरह की प्रजातियां हमारे पास हैं जिनकी लंबाई जो है 5 फीट से ज़्यादा होती है। तो वो जल जमा वाले क्षेत्रों के लिए ही ये प्रजातियां हमारी हैं, इनको आप लगा सकते हैं और इनका उत्पादन भी लगभग 4 टन के आसपास में हमारा आता है, 3.5 से 4 टन आता है। और दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि अगर आप थोड़ा पहले से प्लानिंग करते तो आप इस तरह के इलाकों में सिंघाड़े की खेती कर सकते थे। तीसरा विकल्प आपके पास था कि थोड़ी सी अगर और उसकी गहरी खुदाई कर देते तो वहाँ पे बंड बना करके आप उसमें मछली पालन भी बहुत आसानी से कर सकते थे। तो कई विकल्प हमारे पास हैं जहाँ पर पानी की प्रचुरता है, हम इस तरह के कार्यक्रम आसानी से कर सकते हैं। एक प्रश्न, जैसे पानी की ही बात हो रही है तो इससे संदर्भ में, चूंकि अभी ये तो तय है कि इस बार वर्षा कम होगी। हाँ, वो तो तय है जी। वैसे में जो भी वर्षा होगी जी उसका बेहतर उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो ये होता है कि बारिश हुई, बह गया, ये हो गया, लेकिन कम संसाधन में, कम मेहनत में कैसे इसका मतलब संचित कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं? आप अगर पूरे बिहार का सर्वे करें तो आप एक बात देखेंगे कि हमारी एक परंपरा सी बन गई है कि हमने मेढ़ों को बहुत छोटा कर दिया है, उनकी ऊंचाई भी कम कर दी, उनकी चौड़ाई भी कम कर दी है। तो अब इस तरह के परिस्थितियों में हमको इसको रिवर्स करना होगा, यानी कि मेढ़ों की चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 50 इंच का सेंटीमीटर का मेढ़ हमको रखना पड़ेगा और ऊंचाई उसकी कम से कम 9 से लेकर के 10 इंच रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे खेतों में ज़्यादा देर तक पानी का संचय होगा और उसका रिसाव भी ज़्यादा होगा, तो भूजल स्तर में हमारी वृद्धि होगी, पहली बात। दूसरा जो है, हमारा जो खेत का जो जहाँ सीमा खत्म हो रहा है वहाँ पर अभी भी पहले से ट्रेडिशनली कुछ छोटे छोटे बांध बने हुए हैं और आहार भी बना हुआ है। तो हमको अभी मौसम हमारे पास है, मौका दे रहा है कि हम उन आहार पाइन की सफाई कर लें और उसको बांध को मजबूत कर लें, जिससे कि कोशिश ये होनी चाहिए कि खेत का पानी खेत में और गाँव का पानी गाँव में। अगर ये हमने बचा लिया तो अभी भी हम अपने खेतों को बचा लेंगे, खेती को बचा लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक आपातकालीन व्यवस्था के लिए हमारे पास वो पानी रहेगा जो कि हमारे फसलों को सुरक्षा देगा। एक और प्रश्न, जब आपने शुरू में बताया कि इस बार जो चुनौती आएगी उसमें एक चुनौती यह भी होगी कि खरपतवार का प्रकोप बढ़ जाएगा। बिल्कुल।
वैसे में बहुत मतलब कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस तरह के खरपतवार नाशक का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं? और देखिए, जैसे अगर हम धान की बात करें तो धान में हमारे पास 20 पायरीबैक सोडियम है, पायराजोसल्फ्यूरान है, ये दो टेक्निकल हमारे पास है। अगर मक्का की हम बात करें तो एट्राजीन हमारे पास में है, और अगर हम दूसरी फसलों की बात करें तो प्री इमरजेंस में हमारे पास पेंडिमिथिलीन है। ये सारे विकल्प हैं और हमारे किसानों को मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इन सब की जानकारी है। सिर्फ एक ही जगह पे उनसे कमी हो जाती है, पानी। वो जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो पानी कम कर देते हैं। इस तरह के परिस्थिति में जब सूखा मौसम आ जाए तो कम से कम 250 से 300 लीटर पानी 1 एकड़ क्षेत्रफल में खरपतवार नाशी के साथ प्रयोग होना चाहिए। जितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा, जितना कम पानी इस्तेमाल करेंगे उतना बुरा परिणाम आएगा और आपका खरपतवार नियंत्रण अच्छा नहीं होगा। अभी जो मौसम अभी दिख रहा है जिसमें एक ड्राई स्पेल बहुत लंबा चल रहा है, वैसे में उनको प्री इमरजेंस के लिए जाना चाहिए या पोस्ट इमरजेंस के लिए जाना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि उनको पोस्ट इमरजेंस पर ही ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि प्री इमरजेंस में अगर जाते हैं और उसके बाद में बारिश होती है और वो जो खरपतवार नाशी दवा जब फैलती है तो आपके फसल के जमाव को प्रभावित करती है। इसलिए कोशिश ये करें कि पोस्ट इमरजेंस पर ही ज़्यादा फोकस करें हम। अच्छा जी। एक और प्रश्न ये होता है सर कि अगर जैसे धान के अभी जो लो लैंड एरिया है वहाँ पे तो हम लोग मक्के की बात तो सोच ही नहीं सकते। नहीं सोच सकते, नहीं। तो मतलब वहाँ पे अभी भी हमारी निर्भरता धान के ऊपर ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे में जो भी जिन स्ट्रेस टॉलरेंस धान की बात कर रहे हैं, कितना दिन तक अधिकतम और अधिकतम कितने पानी तक वो अपने को उत्पादन के बरकरार रखते हैं? और देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने उसको कब सोइंग किया। अगर आपके सोइंग या ट्रांसप्लांटिंग जो भी आप कर रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कम से कम धान अगर आपके 20-25 सेंटीमीटर की हाइट आ गए तो उसके बाद में जल जमा होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके धान छोटे हैं और पानी में डूब गए और वो स्ट्रेस टॉलरेंट नहीं है, तब तो फिर मुश्किल है। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे थे बदलते मौसम में वैकल्पिक फसलों के चुनाव में क्या सावधानी बरतें। आने वाला समय निसंदेह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और खेती के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए नई नई चुनौतियां, नई नई तरह की समस्याएं आएंगी। आपको जब कभी लगे कि किसी खास समस्या से आप जूझ रहे हैं और उसकी जानकारी चाहिए तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,01 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो आप हमें मेल करें या पत्र लिखें। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, जो शंका हो, उसके विषय में विस्तृत रूप से भेजें कि हम एक अच्छी वार्ता लेकर आ सकें। आज आप आए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।